आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के भाग 5 में आज हम अमेरिका की क्रांति के पीछे जो कारण थे उन कारणों में से कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों के ऊपर अध्ययन करेंगे। पीछे के भाग 4 में हमने अमेरिका के प्राचीन इतिहास, अमेरिका की खोज और किस प्रकार से अमेरिका में यूरोपियन देशों के द्वारा प्रभाव स्थापित किया और किस प्रकार से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसके ऊपर अध्ययन किया। तो आइए देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के और कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। रॉकिंघम की घोषणा। ग्रीनविले की सरकार 1765 ईस्वी में गिर गई और इसके बाद में रॉकिंघम के नेतृत्व में एक सरकार बनी और उसने एक घोषणा की कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका के ऊपर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इस घोषणा को डिक्लेरेशन एक्ट कहा जाता है या डिक्लेरेशन अधिनियम, घोषणा अधिनियम भी कहा जाता है। हमने पिछले चैप्टर में ये अध्ययन किया था कि किस प्रकार ग्रीनविले ने अमेरिका के प्रति एक नीति अपनाई थी और उस नीति के अंतर्गत कुछ उल्लेखनीय कानून उन्होंने पारित किए थे, जिसमें से शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन अधिनियमों का अमेरिका के लोगों ने बड़े गंभीरता से और बहुत ही दृढ़ता के साथ विरोध किया। विशेष रूप से स्टाम्प एक्ट का भारी विरोध हुआ और अमेरिका में इस एक्ट के खिलाफ एक नारा लगा और वो नारा इस बात से प्रेरित था कि एक ऐसे संसद को अमेरिका के ऊपर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें उसके कोई प्रतिनिधि नहीं है। और एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। इसके पीछे तर्क ये था कि हमारे ऊपर टैक्स या कर लगाने का अधिकार उसी संस्था को है जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व है। और इसका भारी विरोध हुआ और इस विरोध के परिणाम स्वरूप ग्रीनविले की सरकार के जाने के बाद जो रॉकिंघम की सरकार बनी, उसने 1736 ईस्वी में उसे इस स्टाम्प एक्ट को वापस लेना पड़ा, निरस्त करना पड़ा, परंतु अपने हठधर्मिता को दिखाते हुए और ये बताने के लिए कि नहीं ब्रिटिश संसद को अमेरिका ऊपर कर लगाने का पूरा अधिकार है, उसने ये डिक्लेरेशन एक्ट पारित किया। परंतु तब तक अमेरिकी लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किसी भी कानून का विरोध करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके थे, इसलिए इस कानून का भी उन्होंने बड़े ही जोर शोर से और दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया। रॉकिंघम की सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, जल्दी ही उसका भी पतन हो गया और कुछ समय के लिए विलियम पिट के नेतृत्व में ब्रिटेन में एक सरकार बनी और उसमें चार्ल्स टाउनसेंड एक आर्थिक मामलों का मंत्री था, जिसे हम अर्थ मंत्री कह सकते हैं। उसने अमेरिका के प्रति एक योजना बनाई और उसने ये अनुमान लगाया कि अमेरिका के लोग जो हैं वो आंतरिक करों का तो विरोध करते हैं, परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य हैं, बाहरी करों का वो विरोध नहीं करते। इसलिए उसने अमेरिका में 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं के ऊपर शुल्क लगाया, सीमा शुल्क लगाया, और ये 5 वस्तुएं वे थी जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। ये वस्तुएं थी चाय, शीशा, कागज़, सिक्का धातु और रंग। इनका आयात इंग्लैंड से अमेरिका करता था और इनके ऊपर सीमा शुल्क लगा दिया गया।
क्योंकि इसकी योजना का मुख्य सिद्धांत ये था कि वो आंतरिक करों का तो विरोध करते पर बाह्य करों का विरोध नहीं करते। परंतु टाउनसेंड के अनुमान के विपरीत अमेरिका के लोगों ने इस योजना का ज़बरदस्त विरोध किया और एक अर्थों में स्टाम्प एक्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा विरोध अमेरिका के लोगों ने किया वो इस टाउनसेंड योजना का किया, क्योंकि अब अमेरिका के लोगों ने सिद्धांत बना लिया था कि वो ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू किए गए किसी भी अधिनियम को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इन अधिनियमों के विरोध में प्रमुख व्यक्तित्व जॉन डिकेंसन था, जो पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। उसने पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र के नाम से एक लेख श्रृंखला प्रकाशित की और उसमें उसने इस बात पर बल दिया कि जो टाउनसेंड के जो योजना के अंतर्गत जो कानून पारित किए गए हैं वो कानून अमेरिका के हितों के खिलाफ़ हैं और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसका अमेरिका के लोगों के ऊपर भारी असर पड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि 1770 ईस्वी में टाउनसेंड योजना के अंतर्गत लगाए गए करों में से केवल चाय को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के ऊपर से कर हटा लिया गया। इस टाउनसेंड योजना का बड़ा विरोध हुआ और इस विरोध के परिणाम स्वरूप अमेरिका में जगह जगह पर दंगे भड़के। अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया। बोस्टन शहर में स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ दंगों को रोकने के लिए गवर्नर ने 2 सैनिक टुकड़ियाँ बुलाई और 5 मार्च 1770 ईस्वी में बोस्टन में विद्रोहियों और सेना के मध्य एक हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। और ये जो घटना है, ये घटना जो कि बोस्टन में हुई थी, इसलिए बोस्टन हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। और इस घटना के बाद जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो व्यापारी बहुत ज़्यादा घबरा गए और जैसा कि मैंने कहा था पिछले स्लाइड में कि घबरा कर ब्रिटिश सरकार ने 1770 में टाउनसेंड योजना के जो कर थे उस करों को रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। केवल चाय के ऊपर कर बचाए रखा, वो इसलिए कि वह इस सिद्धांत की रक्षा करना चाहते थे कि अमेरिका के ऊपर ब्रिटिश संसद को कर लगाने का पूरा पूरा अधिकार है। टाउनसेंड योजना का विरोध होने के कारण और विशेषकर बोस्टन हत्याकांड के बाद जो विरोध हुआ, जिसका विरोध का फैलाव हुआ, उसके कारण लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड द्वारा लगाए गए करों को हटा लिया, परंतु अपने सिद्धांत की रक्षा, सिद्धांत क्या कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका के ऊपर कर लगाने का अधिकार है, उन्होंने बाकी सभी वस्तुओं पे से तो कर हटा लिया, परंतु केवल चाय पर कर बनाए रखा और इस पर भी जो कर की दर थी वो 3 पेंस प्रति पाउंड कर दी गई। तो ये एक प्रकार से इंग्लैंड के लिए प्रतीकात्मक कर था जो वहाँ पर लगाया रखा गया, केवल अपने मान और सम्मान को बचाए रखने के लिए। और अमेरिका के लोगों को चूँकि टैक्स तो बचा रहा, परंतु उस टैक्स में जो रेट में जो कटौती की गई उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी चाय सस्ती पड़नी थी। परंतु फिर भी अमेरिका के लोगों ने इस लॉर्ड नॉर्थ की जो ये व्यवस्था थी, जो चाय पर कर रखा गया था, बाकी वस्तुओं पर कर हटा दिया गया था, इसका भी अमेरिका के लोगों ने विरोध किया। और इसमें बहुत सारे जो बौद्धिक विचारक थे उनका भी इसमें बड़ा रोल रहा। खासकर सैमुअल एडम्स नामक एक जो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, उसने
इस चाय पर कर लगाने की इंग्लैंड की नीति को बहुत ही हास्यास्पद बताया, और उसने ये भी बताया कि ये एक आड़ ब्रिटिश संसद ने ली है, ब्रिटिश सरकार ने ली है। अगर इसका भारी विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में कभी भी इस सिद्धांत का आड़ लेकर अमेरिका के ऊपर और ज़्यादा कर लगाए जा सकते हैं। और इसलिए इस बात को लेकर कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, इस सिद्धांत को अपनाते हुए इसका ज़ोर शोर से प्रसार सैमुअल एडम्स ने किया। उसने अनेक लेख लिखे, भाषण दिए, और कहते हैं कि अंग्रेजी में उसने 40 लेख छापे, और उसके प्रस्ताव पर पत्र व्यवहार समितियों का गठन हुआ। पहली जो समिति थी बोस्टन में 1772 में पत्र व्यवहार समिति का गठन हुआ, और सैमुअल एडम्स लोगों को तब तक जागृत करता रहा जब तक कि आगे की एक बहुत ही ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश संसद के विरुद्ध अमेरिकी लोगों का गुस्सा एकदम से सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, और वह घटना थी लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। एक्चुअल में 1773 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित थी, भारत में व्यापार करने का उसका जो लाइसेंस मिला हुआ था, और आगे जाकर भारत को उसने गुलाम भी बनाया था, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे उनको युद्ध भी करने पड़े थे। परिणाम ये हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय भेजती थी अमेरिका, वो चाय अमेरिका वाले अब नहीं ले रहे थे। परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा बच गया था, परंतु चाय कोई कंज्यूमर ख़रीद नहीं रहा था। खासकर अमेरिका ने चाय मंगाना बंद सा कर दिया था। इसलिए एक बात और भी थी, जैसे कि हमने जहाजरानी कानूनों में देखा था कि चाय भारत से पहले अमेरिका जाने के लिए पहले इंग्लैंड पहुंचती थी, वहाँ पर उस पर चुंगी लगती थी, चुंगी लगने के बाद में वह अमेरिका पहुंचती थी, और इसके कारण अमेरिका में चाय महंगी हो जाती थी, और इस कारण से चाय की तस्करी भी अमेरिकी लोग करते थे, क्योंकि तस्करी से जो चाय सीधी सीधी इंडिया से वहाँ पहुँच जाती थी, इससे सस्ती पड़ती थी। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक योजना बनाई जो उसकी चाय योजना के नाम से प्रसिद्ध है। उसने अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा अमेरिका चाय भेजने की स्वीकृति उसने प्रदान कर दी। इससे ईस्ट इंडिया से जो चाय जाने वाली थी अमेरिका, वो अमेरिकी लोगों को वो सस्ती पड़ने वाली थी। परंतु चूँकि वहाँ पे चाय सस्ती हो रही थी अमेरिका, तो लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा कि इसका विरोध अमेरिका के लोग नहीं करेंगे, परंतु अमेरिका के लोगों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि वो अपने सिद्धांत की रक्षा करना चाह रहे थे। और इन लोगों ने ये बहुत यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त लोगों को सोचने वाली बात है कि एक ऐसे कानून का भी अमेरिका के लोगों ने विरोध किया जो उनके लिए वस्तुओं को सस्ती करने वाला था, परंतु उसका विरोध भी इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वो उस नीति के विरुद्ध था कि अमेरिका के ऊपर केवल अमेरिका के लोग ही कानून या टैक्स लगा सकते हैं। इसलिए जो राष्ट्रभक्त लोग थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात का ज़बरदस्त विरोध किया कि ब्रिटिश संसद कौन होती है हमारे लिए कानून बनाने वाली। और इसलिए लॉर्ड नॉर्थ की इस चाय योजना का भी विरोध किया गया, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। मैसाचुसेट्स के जो बोस्टन बंदरगाह था, वहाँ पर एक घटना हुई 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। वहाँ पर बोस्टन बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज़ चाय की पेटियाँ लेकर खड़े हुए थे। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी लोग कुलियों का भेष बनाकर इन जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। और कहा जाता है कि इन चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकने से समुद्र का पानी चाय के कलर का हो गया। इसलिए इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है।
और ये वो बहुत बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जनता एक प्रकार से पीछे से इनका समर्थन कर रही थी, और ये घटना सीधी सीधी ब्रिटिश सरकार को एक चुनौती देने वाली घटना थी। इसका एक प्रतिक्रियावादी कदम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा उठाया गया, और उसने कुछ दमनकारी कानून लागू किए, जिनका अध्ययन हम आगे के चैप्टर में करेंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय नीति थी, ये नीति अमेरिका की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। आगे के चैप्टर में हम कुछ और बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी लोग जो अभी तक एक उग्रवादी विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित थे, अब वो किस प्रकार से सशस्त्र संघर्ष के लिए आमने सामने आ जाते हैं। इसका अध्ययन हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। धन्यवाद।